वेलकम टू जूरीज क्रैक। जूरीज क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ को हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपका वार्म वेलकम है। और आज की इस सीरीज़ में, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में, सेक्शन 13 को हम लोग डील करेंगे। सेक्शन 13 डील करता है द फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। मतलब राइट और कस्टम का जब सवाल आएगा तब सेक्शन 13 की बात होगी। सेक्शन 13 के बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले जूरीज क्रैक पे हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, राइट्स या कस्टम को आपने, अगर हिंदू मैरिज लॉ आपने पढ़ा है, हिंदू लॉ पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर कस्टम को फॉलो नहीं किया गया और विदाउट कस्टम शादी कर लिया गया है, एक मैरिज हुआ है, तो मैरिज बिकम क्या, वाइड। सिंपल सी बात है, कितना वैल्यू दिया जा रहा है कस्टम को, इस कस्टम को हम लोग समझते हैं। सेक्शन 13 डील विद द प्रूफ फैक्ट एज टू प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। एज टू प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस या राइट के एग्जिस्टेंस को। व्हेन एनी क्वेश्चन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम इज एन इशू, जब सवाल ये हो कि कोई कस्टम XYZ है या नहीं है, अंडर क्लाउज ए एंड क्लाउज बी आर रिलेवेंट। तो क्लाउज ए क्या कहता है, एनी ट्रांजैक्शन बाई विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज, क्या क्रिएट हुआ था, क्लेम्ड, modified, recognized, asserted, denied, which was inconsistent with the existence। तो सेक्शन 13 का क्लाउज 1 डील करता है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। जब ज़रूरत ये पड़े कि किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस को हमको प्रूफ करना है, तो ये सारा का सारा, जैसे कि ट्रांजैक्शन कब उसे क्रिएट किया गया, कब कब उसे क्लेम किया गया, कभी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, सोसाइटी, समाज उस पार्टिकुलर एरिया को ने उसे रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, कहाँ कहाँ एजर्ट किया, कब डिनाइड किया, एवरी ट्रांजैक्शन उसका क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। उसी प्रकार क्लॉज भी कहता है पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज, वो सारे इंस्टेंस जिसमें वो क्लेम, रिकॉग्नाइज, एक्सरसाइज किया गया, इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वाज डिस्प्यूटेड, एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम इट्स रिलेवेंट। क्या समझे, जब उस ऐसे पार्टिकुलर अवसर पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे उसके साथ अगर जिस पे डिस्प्यूट था, नहीं ये कस्टम ऐसा नहीं ऐसा था, ये 22 मई को नहीं, ये 27 मई को होता था। आइए, द सेक्शन 13 अप्लाई ऑल काइंड ऑफ राइट सो फार रिकॉग्नाइज बाय द रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट्स, पब्लिक और प्राइवेट राइट, एंटीसेडेंट, रिमेडियल राइट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट राइट। तो MCQs आते हैं कि सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ क्या, फर्स्ट पब्लिक राइट, दूसरा प्राइवेट राइट, थर्ड बोथ ऑफ दीज, फोर्थ नन। द करेक्ट आंसर इज बोथ। अब सेक्शन 13 में ये भी आ सकता है कि कॉर्पोरियल पे होगा, इनकॉर्पोरियल को। जैसे कि राइट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉर्पोरियल राइट्स में और इनकॉर्पोरियल राइट्स में। और इनकॉर्पोरियल राइट्स को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जूरा इन री प्रोपोरियो ओवर मटेरियल थिंग्स, जूरा इन रे एलेना। इसे क्या होता है ये कॉर्पोरियल, तो कॉर्पोरियल राइट्स क्या होता है, इज द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग्स। टेंजिबल थिंग में जब आपका ओनरशिप होगा, इज द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग्स को आप छू सकते हैं, बाई परसीव बाई योर सेंसेस, आप अपने सेंसेस से छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट ऑफ पोजेशन, राइट ऑफ ओनरशिप। इनकॉर्पोरियल राइट्स वहाँ पे क्या होते हैं, राइट्स डेट कांट बी सीन और टच, मतलब आप अपने सेंसेस के द्वारा, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट आर स्टिल इन्फोर्सेबल बाई लॉ। जनरली इनकॉर्पोरियल राइट्स हैव टू डू विद द इनटेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंसेस, राइट ऑफ वे, ईजमेंट। अभी आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, जैसे कॉपीराइट या पेटेंट का राइट या आपका ट्रेडमार्क, ये सारे जो हो सकते हैं ये इन्फोर्सेबल बाई तो लॉ है। कोई आपके पेटेंट के, अगर आपका पेटेंट है तो उसके किसी टेक्नोलॉजी का, तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आप देख नहीं सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो कुछ वैसे राइट जो आप जिससे सेंसरी अपने ऑर्गन से छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, उसे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल इट्स इन्फोर्सेबल लॉ, इट्स कॉल्ड इनकॉर्पोरियल राइट्स। तो सेक्शन 13 डील विथ बोथ काइंड ऑफ कॉर्पोरियल एज वेल एज इनकॉर्पोरियल। MCQs में इस क्वेश्चन आते रहते हैं। अब कस्टम पे आइए, कस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 13 में भी। और जब हिंदू मैरिज में हम पूरे हिंदू लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कि कस्टम कैन आउटलॉ द एडिक्ट ऑफ राजा,
यहाँ तक कि अगर राज्य का कोई आदेश है तो कस्टम उसे कर सकता है। अ कस्टम मीन्स दोज प्रिंसिपल विच हैव रिसीव्ड रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। कस्टम क्या है? जिसने रिसीव कर लिया है रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटी। अ कस्टम इज जनरली टेकन टू मीन द पार्टिकुलर रूल ऑफ अ फैमिली और अ लोकेलिटी और अ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल or from long usage and has obtained the force of law. The requirement of long usage is essential and practice must be shown to have continued in such circumstances for such length of time it has become to exercise as of right. मतलब कस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, यूजेज हो रहा है फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत ही एंशियंट टाइम से कस्टम फोर्स में है और उसको लगातार उसको कंटिन्यू उसे यूज़ किया जा रहा है। एक एसेंशियली रिक्वेस्टिक कंडीशंस क्या है वैलिड कस्टम के लिए? इट मस्ट बी एंशियंट, इमेमोरियल, एंशियंट मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम होना चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड कन्फर्म, इट मस्ट बी पीसेबल, इट मस्ट बी सर्टेन, डिफाइन एंड कॉन्स्टेंट, लगातार वही चीज़ हो रहा हो जितना बार हो रहा हो। इट मस्ट बी कंपल्सरी नॉट ऑप्शनल, कोई ऑप्शनल नहीं होना, वो करना ही पड़ेगा। जैसे कि हिंदू मैरिज लॉ में आप देखोगे कि सतपदी अगर आप में है, सात फेरा, अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यो द हिंदू मैरिज में वो मैरिज क्या हो जाएगा? इनवैलिड, वॉइड हो जाएगा, वो मैरिज वाइड हो जाएगा। मतलब देयर इज नो ऑप्शन विदाउट डूइंग द सतपदी। इट मस्ट बी नॉट अगेंस्ट मोरालिटी और पब्लिक ओपिनियन। अब मोरालिटी अगेंस्ट नहीं होगा, आपका जितना भी पुराना कस्टम हो। मान लो अगर आप एक कस्टम की बात करें, सती कस्टम था, इस कस्टम का शुरुआत होता है गुप्ता पीरियड से। गुप्ता पीरियड से लेके अगर आप देखोगे ब्रिटिश पीरियड 1829 तक ये पीरियड चलता रहता है। अब इस दौरान आप लमसम 1500 साल का फ़र्क है। इस 1500 साल के फ़र्क में हम लोग ये देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कस्टम के लिए रिक्वेस्टिक कंडीशंस? इट मस्ट बी एंशियंट। इसका मीनिंग एंशियंट कह लीजिए, इमेमोरियल कह लीजिए, कि इतना दिन से चला आ रहा है, बहुत पुराना है। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड कन्फर्म, एंशियंट होने के साथ साथ ये कंटिन्यूअस और कन्फर्म है, पीसेबल है, सर्टेन, डिफाइन, कांस्टेंट, लगातार उसी तरीके की प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में बहुत कोई चेंज नहीं है, डिफाइन किया हुआ है ये कस्टम। इट्स अ कंपलसरी एंड नॉट ऑप्शनल। अगर कंपलसरी नॉट ऑप्शनल की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में हम ये देखते हैं कि सतपदी जिनके यहाँ है एज अ वन ऑफ द कस्टम, अगर उसे नहीं किया जाता है तो वो मैरिज की जो वैलिडिटी होती है वो वाइड हो जाती है। तो कस्टम इतना रोल अदा करता है। अगर उस अकेले कस्टम को आपने नहीं किया है तो आपका मैरिज तक वाइड हो जा रहा है। तो इट मस्ट बी कंपलसरी नॉट ऑप्शनल, इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द मोरालिटी और पब्लिक ओपिनियन। अब अगेंस्ट द मोरालिटी और पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, एक बहुत पुराना कस्टम जैसे कि एक सती कस्टम था। सती कस्टम का अगर हम देखें एग्जिस्टेंस 2-4 BC या गुप्ता पीरियड के टाइम में, उस पुराने समय से लेके अंग्रेज़ के ज़माने तक था। 4 दिसंबर 1829 को जब विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर जनरल, उन्होंने इसके बैन किया। तब तक तो इसका लगातार एग्जिस्टेंस था, मान लीजिए तब तक तो इसका तो 1800 साल 1900 साल से लगातार एग्जिस्टेंस होने के बाद भी क्या पाया गया कि वो अगेंस्ट द मोरालिटी है। इस वजह से राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स की वजह से उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। बाद में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट इंडिया की आई उन्होंने बाद में बैन किया। तो ये अगेंस्ट द मोरालिटी थी। इट मस्ट बी रीजनेबल, उसका एक्सरसाइज करने के लिए एक रीज़न होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाई लॉ और स्टैच्यूट, उसे फॉरबिडन बाई लॉ नहीं हुआ, उसे लॉ मना नहीं कर रहा हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ट्रिपल तलाक। तलाक आए, जो लोग मुस्लिम लॉ पढ़े हैं उन्हें जानते होंगे तलाक के कई टाइप के काइंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, जैसे एक तलाक़ हसना, तलाक़ अहसन और तलाक़ बिद्दत। लेकिन जब बिद्दत पे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया 2017 में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 में एक्ट पास कर दिया, मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन
और राइट ऑन मैरिजेस 2009। अब 2019 उसमें हुआ क्या कि जो आपका कस्टम था, बहुत साल पुराना कस्टम था, आप ट्रिपल तलाक दे सकते थे, तलाक़ बिद्दत आप यूज़ कर रहे थे, वो एंशिएंट भी था, वो कंटिन्यूस भी था, वो सर्टेन भी था, वो कंपलसरी भी था, वो अगेंस्ट वो ये सारा चीज़ निभा रहा था। लेकिन जब लॉ जैसे ही उसे मना कर दिया तो वो कस्टम ख़त्म हो गया, उसकी वैलिडिटी ज़ीरो हो गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिक्विस्टिक कंडीशन क्या है कस्टम का। ये दोनों लॉ में, जब हिंदू लॉ पढ़ेंगे, पर्सनल लॉ पढ़ेंगे, बेसिकली हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, तो दोनों में कस्टम का अपना एक यूज़ है, एक अपना उनका वैल्यू है, उसे हम वहाँ समझेंगे बेहतर ढंग से। Proof of custom under section 13, the proof of existence, non-existence of custom may be done either by transaction or by instances। लगातार जो चल रहा है by instances, जहाँ पे इंस्टेंस है उस कस्टम का। The Constitution of India under Article 13 treats customary law along with the other branches of civil law. A custom or usage if proved would be law in force under this article. These customary rights having the force of law can be taken judicial notice by court under section 57 of Indian Evidence Act। अब इसको कैसे मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 13 अगर जिनको नहीं पता होगा उसमें डिफिनेशन ऑफ लॉ है। लॉ इंक्लूड्स, वहाँ पे क्या क्या आता है कि लॉ क्या होता है, कस्टम, बाकी सब चीज़ तो है ही, साथ में उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि लॉ क्या है, कस्टम है, कस्टमरी राइट्स। उसके बाद आप आ जाइए ऑर्डिनेंस, जो भी चीज़ें हैं इसमें कस्टम। तो अगर ऐसा कोई कस्टम प्रूफ हो जा रहा है तो वो क्या बनता है, लॉ बन जाता है अंडर आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 कहाँ आता है, चैप्टर 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल लॉ है। तो लॉ अब ऐसे नहीं बन सकते हैं इनकंसिस्टेंट जो कि आपके राइट्स को ले ले। अब आइए प्रूफ ऑफ कस्टम में और चीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 13 ट्रीट कस्टमरी लॉ अलॉन्ग विद द ब्रांचेस ऑफ सिविल लॉ। अ कस्टम और यूजेज इफ प्रूव्ड would be law in force under this article. This customary article have the force of law, can be taken judicial notice by court under 57 of the Indian। और साथ में साथ इसका कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। जब हम 57 में पहुंचेंगे तब ये चीज़ देखेंगे। अ जजमेंट नॉट इंटर पार्टीज इज एडमिसिबल इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अ पार्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द रिलेशनशिप वाज एजर्टेड, रिकॉग्नाइज्ड और डिनाइड। ये आपको सेक्शन 13 कहता है एविडेंस एक्ट का। अब इसकी अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं फैक्ट, रिलेवेंट और राइट और कस्टमरी क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसके। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी, क्या ए के पास राइट था फिशरी का। ए डीड कन्फरिंग द फिशरीज ऑन एज एंसेस्टर। ए के जो डीड है उसमें क्या है कि ए के जो एंसेस्टर्स थे, उनके ग्रैंड फादर थे, उनके फादर थे। अ मॉर्गेज ऑफ फिशरीज बाई एज फादर इज सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरीज बाई ए फादर reconcilable with the mortgage, instance in which his father exercised the right or which the exercise of right was stopped by a neighbor are relevant fact। जब वो सारा का सारा इंस्टेंसेस, जैसे कि कोई डीड में मिला उनको फिशरी राइट, वो डीड पे जो फिशरी राइट रखा है उसको मॉर्गेज करके कुछ उन्होंने लिया, कोई ग्रांट, उसके बाद बार कोई नेबर के द्वारा जो फिशरी वो कर रहे हैं उसको स्टॉप किया जाना, ये सारा कुछ क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। ये सेक्शन 13 में कहता है। सेक्शन 13 में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप, जिसे पूछा जाता है क्या ये राइट पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट या आपको कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल राइट पे लागू होता है या नहीं है, तो बहुत ये नॉन ऑफ दिस कंसेप्ट हम क्लियर रखिए। सेक्शन 30 अप्लाई टू एवरी राइट्स। ओके, थैंक यू।